आर्ट ऑफ लविंग यानी प्यार करने की कला। मशहूर लेखक एरिक फ्रॉम की ऐसी किताब है जो हमें यह समझाती है कि असली प्यार केवल एक एहसास नहीं बल्कि एक कला है। जैसे पेंटिंग बनाना, म्यूजिक बजाना या कोई हुनर सीखना मेहनत, धैर्य और समझ की मांग करता है, उसी तरह सच्चा प्यार भी अभ्यास, जागरूकता और गहराई से समझने पर ही फलता फूलता है। एरिक फ्रॉम बताते हैं कि अक्सर लोग प्यार को पाने या मिलने वाली चीज समझ लेते हैं, लेकिन सच यह है कि प्यार करना एक सक्रिय प्रक्रिया है। इसमें देखभाल है, जिम्मेदारी है, आदर है और गहरा विश्वास है। यह किताब हमें यह दिखाती है कि प्यार कोई जादू नहीं बल्कि एक आर्ट है जिसे सीखना, जीना और निभाना पड़ता है। इसमें फ्रॉम हमें यह भी बताते हैं कि असली प्यार केवल रोमांटिक रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे जीवन की सोच, समाज के साथ जुड़ाव और इंसानियत से गहराई में जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर। यह सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि आपका अपना दोस्ताना कोना है, जहां शहर की भागदौड़ में थके हुए दिलों को सुकून मिलता है और गांव की मिट्टी की खुशबू सा अपनापन भी। यहां हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी किताबों के ऑडियो बुक समरी जो आपके मन को झकझोर दें, सोच को नई दिशा दें और जिंदगी को बेहतर बनाने का रास्ता दिखाएं। हम जानते हैं कि आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हर किसी के पास वक्त कम है। चाहे आप मेट्रो में सफर कर रहे हों, ऑफिस से घर लौट रहे हों, खेत खलिहान में काम कर रहे हों या फिर गांव की चौपाल पर बैठे हों, यहां सुनी जाने वाली कहानियां और किताबों की सीख आपके दिल को छू जाएंगी। हमारा मकसद है कि किताबों का ज्ञान सिर्फ लाइब्रेरी की दीवारों तक न सिमट जाए, बल्कि शहर से लेकर गांव तक, हर गली मोहल्ले और हर खेत खलिहान तक पहुंचे, ताकि हर कोई, चाहे वह किसी भी उम्र का हो, किताबों की रोशनी से अपनी जिंदगी को और खूबसूरत बना सके। तो चलिए तैयार हो जाइए द आर्ट ऑफ लविंग की इस खूबसूरत यात्रा पर, जहां हम मिलकर जानेंगे कि प्यार केवल एक इमोशन नहीं बल्कि एक आर्ट है, जिसे सीखकर हम अपनी जिंदगी और रिश्तों को और गहरा और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। चैप्टर 1, प्यार एक कला है। एरिक फ्रॉम इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत गहरे सवाल से करते हैं। क्या प्यार केवल एक स्वाभाविक भावना है जो इंसान के भीतर अपने आप पैदा हो जाती है, या यह भी एक कला है जिसे सीखने और साधने की जरूरत है? ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि प्यार अपने आप होता है। अचानक किसी से मुलाकात हो और दिल धड़कने लगे तो हम कहते हैं कि यही असली प्यार है। लेकिन फ्रॉम इस सोच को अधूरा और गलत मानते हैं। वह कहते हैं कि प्यार अगर सिर्फ एक भावना होता तो रिश्ते इतने जल्दी टूटते क्यों? अगर प्यार केवल मिल जाने वाली चीज होती तो लोग इतने असंतोष और अकेलेपन से क्यों जूझते? यही वजह है कि फ्रॉम प्यार को एक कला मानते हैं। वह समझाते हैं कि हर कला की तरह प्यार में भी 3 जरूरी चीजें होती हैं: ज्ञान, अभ्यास और धैर्य। मान लीजिए किसी को संगीत सीखना है तो सबसे पहले उसे यह स्वीकार करना पड़ेगा कि यह एक कठिन कला है। उसे बार बार सुर लगाना होगा, बार बार गलती करनी होगी और धीरे धीरे धैर्य के साथ सीखना होगा। उसी तरह पेंटिंग हो या लिखना, हर कला में समय और मेहनत चाहिए। प्यार भी ठीक उसी तरह है। अगर हम मान लें कि यह एक कला है तो हमें इसके लिए अभ्यास करना होगा। हमें अपनी आदतों, सोच और व्यवहार को बदलना होगा। लेकिन आज के समाज में लोग प्यार की खोज अलग तरीके से करते हैं। ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि अगर उन्हें सही इंसान मिल जाए तो प्यार अपने आप परफेक्ट हो जाएगा। वे सोचते हैं कि सही साथी मिल जाने पर सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। मगर फ्रॉम कहते हैं कि यह सोच गलत है। असली सवाल यह नहीं है कि हमें सही साथी मिलेगा या नहीं, बल्कि यह है कि क्या हम खुद प्यार करना जानते हैं या नहीं। अगर इंसान खुद प्यार करने की कला नहीं सीखता तो चाहे उसे कोई भी साथी मिल जाए, रिश्ता कमजोर ही रहेगा। फ्रॉम आगे यह भी बताते हैं कि आधुनिक समाज में प्यार को एक एक्सपीरियंस की तरह देखा जाता है, जैसे कोई चीज खरीद ली, इस्तेमाल कर ली और आगे बढ़ गए। आज लोग प्यार को उपभोक्ता संस्कृति, कंज्यूमर कल्चर की तरह जीते हैं। यानी अगर कोई साथी अच्छा लगता है तो उसे अपना लेते हैं, लेकिन जैसे ही कठिनाई आती है वे सोचते हैं कि शायद यह सही इंसान नहीं था और फिर दूसरा ढूंढना शुरू कर देते हैं।
इस मानसिकता में समस्या यह है कि इंसान यह मान ही नहीं पाता कि प्यार निभाने और जीने के लिए मेहनत और प्रतिबद्धता, कमिटमेंट चाहिए। इस चैप्टर में फ्रॉम यह भी कहते हैं कि प्यार केवल रोमांटिक रिश्तों तक सीमित नहीं है। असली प्यार हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ा होता है। माता पिता का बच्चों के प्रति प्यार, भाई बहनों के बीच अपनापन, दोस्ती में विश्वास और यहां तक कि इंसान का खुद से और ईश्वर से रिश्ता भी। अगर हम प्यार को केवल रोमांटिक रिश्तों में बांध देंगे तो हम उसकी गहराई और असली शक्ति को कभी नहीं समझ पाएंगे। प्यार का सार क्या है? फ्रॉम बताते हैं कि इसमें 4 मुख्य तत्व शामिल हैं: देखभाल, केयर, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सम्मान, रिस्पेक्ट और ज्ञान, नॉलेज। जब तक इन चारों को हम अपने रिश्तों में नहीं लाते, प्यार अधूरा रहता है। सिर्फ आकर्षण या चाहत प्यार नहीं है। असली प्यार वह है जब हम किसी के जीवन की परवाह करें, उसकी खुशी दुख में शामिल हों, उसकी पहचान और स्वतंत्रता का सम्मान करें और उसे गहराई से समझने की कोशिश करें। फ्रॉम इस चैप्टर में एक और महत्वपूर्ण बात समझाते हैं। हम अक्सर यह सोचते हैं कि प्यार का मतलब है पसंद किया जाना, यानी हम चाहते हैं कि लोग हमें चाहें, हमें नोटिस करें, हमें अपनाएं। लेकिन यह सोच भी गलत है, क्योंकि प्यार का असली रूप है प्यार देना। जब तक इंसान सिर्फ पाने पर जोर देगा, तब तक वह असली प्यार की गहराई तक नहीं पहुंच पाएगा। प्यार का मतलब है खुद को देना, अपने अहंकार से बाहर आना और दूसरे के जीवन का हिस्सा बनना। अंत में फ्रॉम हमें यह सिखाते हैं कि अगर प्यार एक कला है तो इसे सीखने के लिए हमें गंभीरता से कदम उठाने होंगे। हमें यह स्वीकार करना होगा कि यह आसान नहीं है। हमें अपनी कमियों को पहचानना होगा, धैर्य के साथ अभ्यास करना होगा और बार बार अपने व्यवहार को सुधारना होगा। जैसे एक कलाकार अपने हुनर को निखारने के लिए रोज मेहनत करता है, वैसे ही हमें भी अपने दिल और दिमाग को प्रशिक्षित करना होगा। तभी हम सच्चे प्यार को समझ पाएंगे और उसे अपनी जिंदगी में उतार पाएंगे। चैप्टर 2, प्यार का सिद्धांत। एरिक फ्रॉम इस चैप्टर में एक बहुत गहरी बात उठाते हैं। अगर प्यार एक कला है तो फिर इसे समझने के लिए हमें इसका एक स्पष्ट सिद्धांत चाहिए। जिस तरह किसी भी कला की बुनियाद होती है, जैसे संगीत में सुर और ताल, पेंटिंग में रंग और रेखाएं, ठीक उसी तरह प्यार को भी समझने और जीने के लिए हमें उसके मूल सिद्धांतों को जानना होगा। फ्रॉम मानते हैं कि बिना सिद्धांत के प्यार को केवल एक भावना मान लेना ऐसा ही है जैसे कोई बिना संगीत का ज्ञान लिए वाद्य यंत्र बजाने की कोशिश करे। हो सकता है शुरुआत में शोर सुनाई दे, पर असली संगीत कभी पैदा नहीं होगा। फ्रॉम बताते हैं कि प्यार को समझने के लिए हमें 3 स्तरों पर विचार करना पड़ता है। पहला, यह जानना कि आधुनिक समाज में प्यार क्यों इतना कठिन हो गया है। दूसरा, यह समझना कि प्यार की प्रकृति क्या है। और तीसरा, यह सीखना कि इंसान कैसे इस कला को अपनी जिंदगी में अभ्यास के रूप में उतार सकता है। सबसे पहले वह आधुनिक समाज की बात करते हैं। आज का इंसान अकेलेपन, असुरक्षा और अलगाव से जूझ रहा है। टेक्नोलॉजी, प्रगति और भौतिक चीजों की भरमार के बावजूद इंसान के भीतर खालीपन बढ़ रहा है। लोग बाहर से तो जुड़े हुए दिखते हैं, सोशल मीडिया, पार्टियों और रिश्तों के जरिए, लेकिन भीतर से वे अकेले हैं। यही अकेलापन उन्हें जल्दी जल्दी रिश्तों में खींचता है और उतनी ही जल्दी उनसे दूर भी कर देता है। फ्रॉम कहते हैं कि जब तक इंसान अपने भीतर की इस खाली जगह को समझे और भरेगा नहीं, तब तक वह प्यार की असली ताकत को नहीं समझ पाएगा। दूसरे स्तर पर फ्रॉम प्यार की प्रकृति समझाते हैं। वह कहते हैं कि प्यार केवल एक इमोशन नहीं है, बल्कि यह एक सक्रिय क्रिया है। टू लव इज टू एक्ट, यानी प्यार करने का मतलब सिर्फ महसूस करना नहीं, बल्कि हर रोज अपने व्यवहार और कर्मों से उसे दिखाना है। अगर कोई कहे कि वह किसी से प्यार करता है, लेकिन उसमें देखभाल, जिम्मेदारी, सम्मान और समझ की झलक न हो, तो वह प्यार अधूरा है। फ्रॉम का मानना है कि प्यार में देना सबसे बड़ी चीज है। देना मतलब सिर्फ भौतिक चीजें नहीं, बल्कि अपनी आत्मा, अपना समय, अपना ध्यान और अपना विश्वास दूसरे को सौंपना। जब हम देते हैं, तभी हमें पाने की सच्ची खुशी मिलती है। तीसरे स्तर पर फ्रॉम यह बताते हैं कि प्यार की कला सीखने के लिए हमें अपनी पूरी पर्सनैलिटी को बदलना पड़ता है। इसके लिए केवल किसी एक रिश्ते में मेहनत करना काफी नहीं,
बल्कि हमें खुद को एक ऐसा इंसान बनाना होगा जो प्यार कर सके। और यह आसान नहीं है। इंसान को अपनी ईगो को छोड़ना पड़ता है, अपनी असुरक्षाओं को समझना पड़ता है और दूसरे के जीवन में खुद को समर्पित करना पड़ता है। यह एक लंबी यात्रा है जिसमें धैर्य और अभ्यास चाहिए। इस चैप्टर में फ्रॉम प्यार के भ्रम पर भी चर्चा करते हैं। वह कहते हैं कि आज लोग प्यार को केवल रोमांटिक आकर्षण समझते हैं, यानी किसी का चेहरा अच्छा लगना, किसी का साथ अच्छा लगना या अचानक पैदा हुई तीव्र भावनाएं। लोग सोचते हैं कि यही प्यार है, लेकिन फ्रॉम स्पष्ट करते हैं कि यह आकर्षण प्यार नहीं, बल्कि एक शुरुआत मात्र है। असली प्यार तब होता है जब यह आकर्षण गहराई से समझ, जिम्मेदारी और देखभाल में बदल जाए। फ्रॉम यह भी बताते हैं कि समाज में प्यार को अक्सर लेन देन, गिव एंड टेक की तरह देखा जाता है, जैसे मैं तुम्हें यह दूंगा अगर तुम मुझे यह दोगे। लेकिन यह सोच प्यार को बाजार की वस्तु बना देती है। असली प्यार में यह सौदेबाजी नहीं होती, वहां देना ही सबसे बड़ी खुशी होती है। इस चैप्टर में एक और अहम बात है, प्यार और स्वतंत्रता का रिश्ता। फ्रॉम कहते हैं कि प्यार करने का मतलब यह नहीं कि हम दूसरे को कैद कर लें, उस पर हावी हो जाएं या उसकी आजादी छीन लें। असली प्यार तभी होता है जब हम दूसरे को उसके पूरे व्यक्तित्व और स्वतंत्रता के साथ स्वीकार करें। जब हम किसी को सम्मान देते हैं और उसकी आत्मा को समझते हैं, तभी वह रिश्ता टिकाऊ और गहरा होता है। फ्रॉम यह भी चेतावनी देते हैं कि प्यार को समझने और जीने की प्रक्रिया आसान नहीं है। इसके लिए इंसान को खुद पर काम करना पड़ता है, अपने अकेलेपन को पहचानना, अपनी असुरक्षाओं का सामना करना और अपनी आदतों को बदलना पड़ता है। लेकिन यही असली रास्ता है। अगर हम इस सिद्धांत को समझ लें कि प्यार एक कला है और इसे सीखने की प्रक्रिया भी उतनी ही जरूरी है, तभी हम रिश्तों में संतोष और शांति पा सकते हैं। अंत में फ्रॉम यह बताते हैं कि प्यार का सिद्धांत केवल किताबों या शब्दों में नहीं सीखा जा सकता। इसे असली जिंदगी में जीकर, अनुभव करके और बार बार अभ्यास करके ही समझा जा सकता है। चैप्टर 3, प्यार और उसका अभ्यास। एरिक फ्रॉम इस चैप्टर में हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर प्यार केवल एक सिद्धांत या विचार के रूप में रह जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं है। असली महत्व तब है जब इंसान प्यार को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अभ्यास के रूप में उतारे। जैसे कोई संगीतकार केवल किताबें पढ़कर या नोट्स देखकर अच्छा गाना नहीं गा सकता, उसे बार बार रियाज करना पड़ता है। उसी तरह इंसान केवल किताबों से प्यार को नहीं सीख सकता, उसे अपने हर रिश्ते, हर बातचीत और हर अनुभव में इसे जीना होगा। फ्रॉम बताते हैं कि प्यार के अभ्यास की शुरुआत खुद से होती है। अगर इंसान खुद से ही प्यार करना नहीं जानता तो वह दूसरों से सच्चा प्यार भी नहीं कर सकता। यहां खुद से प्यार का मतलब स्वार्थ या अहंकार नहीं है, बल्कि अपने जीवन की देखभाल करना, अपनी आत्मा और शरीर का सम्मान करना और खुद की अच्छाइयों और कमियों को स्वीकार करना। जब इंसान खुद को प्यार करना सीखता है, तभी वह बिना डर और बिना शर्त के दूसरों को भी प्यार दे सकता है। इसके बाद फ्रॉम कहते हैं कि प्यार के अभ्यास में सबसे महत्वपूर्ण चीज है अनुशासन, डिसिप्लिन। बिना अनुशासन के कोई भी कला नहीं सीखी जा सकती। अनुशासन का मतलब है हर रोज रिश्तों को समय देना, ध्यान से सुनना, परवाह करना और अपने शब्दों और कर्मों में प्यार को जीना। इसका मतलब है कि हम केवल मूड या कन्वीनियंस के हिसाब से प्यार न करें, बल्कि इसे एक जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता की तरह निभाएं। दूसरी जरूरी बात है धैर्य, पेशेंस। प्यार को जल्दी जल्दी या जबरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता। जैसे बीज बोने के बाद पौधे को बढ़ने के लिए समय चाहिए होता है, वैसे ही प्यार को भी परिपक्व होने और गहराई में उतरने के लिए समय चाहिए। अगर इंसान अधीर होगा और तुरंत परिणाम चाहेगा तो वह रिश्ते को तोड़ देगा। असली प्यार वही है जिसमें इंसान धैर्य रखकर दूसरे की कमियों को स्वीकार करे, उसे समय दे और धीरे धीरे रिश्ते को मजबूत बनाए। तीसरा तत्व है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। आज के समय में यह सबसे कठिन है क्योंकि इंसान का मन हर वक्त बंटा हुआ है, सोशल मीडिया, काम, तनाव और भविष्य की चिंताओं में। लेकिन प्यार के अभ्यास के लिए जरूरी है कि हम अपने साथी या प्रियजन के साथ पूरी एकाग्रता से जुड़ें। जब हम किसी से बात करें तो सचमुच उसकी बात सुनें, जब समय बिताएं तो दिल से वहां मौजूद रहें। यही सच्चा जुड़ाव है।
फ्रॉम यह भी कहते हैं कि प्यार का अभ्यास केवल व्यक्तिगत रिश्तों तक सीमित नहीं होना चाहिए, इसे हमें अपने पूरे जीवन में उतारना चाहिए। बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, दोस्तों और पड़ोसियों के साथ, यहां तक कि अजनबियों के साथ भी। जब इंसान हर जगह और हर रिश्ते में प्यार को जीने की कोशिश करता है, तभी उसका दिल और आत्मा वास्तव में विकसित होते हैं। इस चैप्टर में फ्रॉम यह चेतावनी भी देते हैं कि प्यार का अभ्यास करना आसान नहीं है। इसके लिए इंसान को अपनी ईगो से लड़ना पड़ता है। अक्सर हमारी ईगो हमें यह कहती है कि मुझे ही सब कुछ मिलना चाहिए, मुझे ही सम्मान चाहिए, मुझे ही सुना जाना चाहिए। लेकिन जब तक इंसान अपनी ईगो को किनारे नहीं रखता और दूसरों के लिए जगह नहीं बनाता, तब तक असली प्यार संभव नहीं है। प्यार का अभ्यास यानी अपनी ईगो को काबू में रखना और दूसरे की भावनाओं को उतनी ही अहमियत देना जितनी अपनी को। फ्रॉम आगे यह भी बताते हैं कि प्यार को अभ्यास में लाने के लिए इंसान को सक्रिय रहना पड़ता है। इसका मतलब है कि वह केवल इंतजार न करे कि कोई और पहल करेगा, बल्कि खुद पहल करे। चाहे वह रिश्तों में बातचीत की शुरुआत हो, मुश्किल समय में मदद करना हो या छोटी छोटी बातों में देखभाल दिखाना, प्यार हमेशा सक्रियता से जीने पर ही टिकता है। अंत में फ्रॉम यह कहते हैं कि प्यार का अभ्यास पूरी जिंदगी चलने वाली प्रक्रिया है। यह कोई एक बार सीख कर खत्म हो जाने वाली चीज नहीं है। इंसान जितना ज्यादा अभ्यास करता है, उतना ही गहराई में उतरता है। जैसे कोई कलाकार अपने जीवन भर अपनी कला को निखारता रहता है, वैसे ही इंसान को भी जीवन भर प्यार की कला को साधना पड़ता है। और यही वह रास्ता है जो उसे अकेलेपन से बाहर निकालता है और जीवन को सच्चा अर्थ देता है। चैप्टर 4, प्यार के अलग अलग रूप। एरिक फ्रॉम इस चैप्टर में बताते हैं कि प्यार केवल एक ही रूप में नहीं होता। हम अक्सर प्यार को सिर्फ रोमांटिक रिश्तों तक सीमित कर देते हैं, लेकिन सच ये है कि प्यार कई तरह से हमारे जीवन में मौजूद है। हर रूप का अपना अर्थ है, अपनी गहराई है और अपने अलग अभ्यास हैं। फ्रॉम इन अलग अलग रूपों को विस्तार से समझाते हैं ताकि हम यह जान सकें कि असली प्यार केवल दो व्यक्तियों के बीच की भावना नहीं, बल्कि पूरे जीवन की एक ताकत है। सबसे पहले वह बात करते हैं मातृत्व प्रेम, मदरली लव की। फ्रॉम कहते हैं कि यह सबसे बुनियादी और निस्वार्थ रूप है। मां अपने बच्चे को बिना किसी शर्त के प्यार करती है। इस प्यार में देना सबसे अहम है। मां बच्चे की देखभाल करती है, उसकी रक्षा करती है, उसके लिए त्याग करती है और उसकी खुशी को अपनी खुशी मान लेती है। लेकिन फ्रॉम यह भी कहते हैं कि मातृत्व प्रेम केवल देखभाल तक सीमित नहीं होना चाहिए। अगर मां अपने बच्चे को केवल सुरक्षा और देखभाल देती है, लेकिन उसे स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता नहीं सिखाती, तो यह प्यार अधूरा है। असली मातृत्व प्रेम वही है जिसमें मां बच्चे को प्यार के साथ साथ अपनी पहचान बनाने की स्वतंत्रता भी दे। दूसरा रूप है पितृत्व प्रेम, फादरली लव। फ्रॉम इसे मां के प्यार से अलग बताते हैं। जहां मां का प्यार बिना शर्त होता है, वहीं पिता का प्यार अक्सर शर्तों और अनुशासन से जुड़ा होता है। पिता अपने बच्चे से उम्मीद रखता है कि वह जिम्मेदार बने, मेहनत करे और समाज में अपनी जगह बनाए। यहां प्यार का मतलब है मार्गदर्शन देना, नियम सिखाना और बच्चे को सही और गलत में फर्क करना सिखाना। लेकिन अगर पितृत्व प्रेम केवल कठोर अनुशासन बनकर रह जाए और उसमें गर्माहट और अपनापन न हो, तो बच्चा भीतर से डर और दूरी महसूस करने लगता है। इसलिए फ्रॉम कहते हैं कि पितृत्व प्रेम का असली रूप तब है जब इसमें अनुशासन और गर्मजोशी दोनों का संतुलन हो। तीसरा रूप है भाईचारा और दोस्ती का प्यार, ब्रदरली लव। यह वह प्यार है जिसमें इंसान दूसरों को बराबरी से देखता है। इसमें न तो कोई मालिक है, न कोई अधीनस्थ। इसमें समानता, सहयोग और अपनापन है। फ्रॉम कहते हैं कि भाईचारे का प्यार सिर्फ खून के रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे मानव समाज के साथ हमारा जुड़ाव है। जब इंसान किसी अनजान के दुख को महसूस करता है, जब वह समाज में न्याय और समानता की चाह रखता है, तो यह भी भाईचारे के प्यार का रूप है। चौथा रूप है रोमांटिक प्यार, इरोटिक लव, जो सबसे आम और सबसे गलत समझा जाने वाला रूप है। फ्रॉम बताते हैं कि ज्यादातर लोग प्यार को इसी तक सीमित कर देते हैं। रोमांटिक प्यार में दो व्यक्तियों के बीच गहरी आकर्षण और चाह होती है। इसमें शरीर, मन और आत्मा तीनों का मेल हो सकता है। लेकिन फ्रॉम चेतावनी देते हैं कि अगर रोमांटिक प्यार
केवल शारीरिक आकर्षण पर टिक जाए तो यह जल्दी खत्म हो जाता है। असली रोमांटिक प्यार तब है जब यह आकर्षण धीरे धीरे गहरी समझ, देखभाल और जिम्मेदारी में बदल जाए। तभी यह रिश्ता टिकता है और गहराई पाता है। 5वां रूप है खुद से प्यार, सेल्फ लव। अक्सर लोग इसे स्वार्थ समझ लेते हैं, लेकिन फ्रॉम कहते हैं कि यह गलत धारणा है। खुद से प्यार का मतलब है अपनी आत्मा और जीवन की परवाह करना। अगर इंसान खुद को ही प्यार नहीं करता तो वह दूसरों को भी प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक इंसान अपनी कीमत नहीं समझता तब तक वह दूसरे की कीमत भी नहीं समझ पाएगा। लेकिन यहां यह फर्क समझना जरूरी है कि खुद से प्यार और खुदगर्जी, सेल्फिशनेस, अलग चीजें हैं। खुदगर्ज इंसान केवल अपने फायदे को देखता है, जबकि असली सेल्फ लव इंसान को संतुलन, आत्मसम्मान और आत्म स्वीकृति देता है। आखिरी रूप है ईश्वर से प्यार, लव ऑफ गॉड। फ्रॉम कहते हैं कि इंसान हमेशा से किसी बड़ी शक्ति, किसी अंतिम सत्य या परमात्मा से जुड़ाव चाहता है। यह जुड़ाव कई रूपों में हो सकता है। किसी का विश्वास ईश्वर में हो, किसी का इंसानियत में और किसी का किसी उच्चतर नैतिकता में। असली ईश्वर प्रेम का मतलब है अपने अहंकार को छोड़कर उस बड़ी ताकत का हिस्सा बनना। यह प्यार हमें विनम्रता, करुणा और आत्मिक शांति देता है। फ्रॉम इस चैप्टर के अंत में बताते हैं कि इंसान को अगर सच में प्यार करना सीखना है तो उसे इन सभी रूपों को समझना और जीना होगा। अगर वह केवल रोमांटिक प्यार तक सीमित रहेगा तो उसकी समझ अधूरी रहेगी, लेकिन अगर वह भाईचारे, मातृत्व, पितृत्व, खुद से और ईश्वर से जुड़ाव जैसे सभी रूपों को अपनाता है, तभी वह प्यार की पूरी गहराई को छू सकता है। चैप्टर 5, प्यार का अभ्यास। एरिच फ्रॉम इस चैप्टर में हमें यह बताते हैं कि प्यार केवल एक भावना नहीं है जिसे हम अचानक अनुभव कर लेते हैं, बल्कि यह एक निरंतर अभ्यास है, एक ऐसा अनुशासन है जिसे हमें जीवन भर अपनाना पड़ता है। जैसे कोई कलाकार संगीत बजाना सीखने के लिए रोजाना रियाज करता है, वैसे ही प्यार को समझने और उसे जीने के लिए हमें लगातार अभ्यास और सजगता की जरूरत होती है। फ्रॉम कहते हैं कि अगर हम सोचें कि प्यार केवल तभी जीवित रहता है जब उसमें सहज आकर्षण हो, तो हम गलती कर रहे हैं। सच्चा प्यार आकर्षण से कहीं गहरा होता है। वह एक सजग चुनाव है और उसे जीवित बनाए रखने के लिए निरंतर समर्पण चाहिए। इस अध्याय में वे सबसे पहले अनुशासन, डिसिप्लिन की बात करते हैं। कोई भी कला तभी फल फूल सकती है जब उसमें अनुशासन हो। अनुशासन का मतलब यह नहीं कि हम खुद को दबाएं, बल्कि यह कि हम अपने भीतर एक नियमितता और निरंतरता लाएं। अगर कोई इंसान केवल अपनी सुविधा के हिसाब से अभ्यास करेगा तो वह कभी भी किसी कला में निपुण नहीं हो सकता। इसी तरह अगर हम केवल तब प्यार करेंगे जब हमें अच्छा लगे या जब परिस्थितियां अनुकूल हों, तो हमारा प्यार स्थायी नहीं रहेगा। प्यार को जीवित रखने के लिए हर दिन, हर परिस्थिति में उसका अभ्यास करना जरूरी है। फ्रॉम इसके बाद एकाग्रता, कंसंट्रेशन पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि प्यार में पूरी तरह उपस्थित होना जरूरी है। आज के समय में इंसान का ध्यान हजारों चीजों में बटा रहता है, काम, पैसे, मनोरंजन, सामाजिक मान्यता। ऐसे में अक्सर हम रिश्तों और प्यार को अपनी प्राथमिकताओं से पीछे धकेल देते हैं। लेकिन अगर हम सच्चा प्यार करना चाहते हैं तो हमें अपनी पूरी एकाग्रता उस इंसान और उस रिश्ते को देनी होगी। एकाग्रता का मतलब है कि जब हम अपने प्रियजन के साथ हों तो हमारा मन पूरी तरह उसी पल में हो, न कि भटके हुए विचारों और चिंताओं में उलझा हुआ। इसके बाद वे धैर्य, पेशेंस की अहमियत बताते हैं। कोई भी महान कला धैर्य के बिना संभव नहीं है। एक बच्चा जब कोई वाद्य यंत्र सीखता है तो शुरुआती दिनों में वह गलतियां करता है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से निपुण हो जाता है। प्यार भी इसी तरह है। इसमें गलतियां होंगी, असफलताएं होंगी, गलतफहमियां होंगी, लेकिन धैर्य से ही रिश्ते मजबूत होते हैं। अगर हम जल्दी हार मान लें या अधीर हो जाएं, तो सच्चे प्यार तक नहीं पहुंच पाएंगे। फ्रॉम यह भी कहते हैं कि प्यार के अभ्यास के लिए आस्था, फेथ आवश्यक है। आस्था का मतलब अंधविश्वास नहीं, बल्कि यह विश्वास कि प्यार में डाला गया प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर हमें यह भरोसा नहीं होगा कि हमारे रिश्ते को पोषित करने से वह और गहरा होगा, तो हम मेहनत ही क्यों करेंगे। आस्था हमें यह शक्ति देती है कि कठिनाइयों,
और असफलताओं के बावजूद हम अपने रिश्ते को संभालते रहें और उस पर काम करते रहें। सबसे अंत में फ्रॉम साहस, करेज की बात करते हैं। प्यार करना हमेशा सुरक्षित और आसान नहीं होता। जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो हम अपने दिल को खोल देते हैं, अपने भीतर की कमजोरियों और असुरक्षाओं को सामने रखते हैं। इसमें हमेशा चोट खाने का खतरा रहता है, लेकिन अगर हम डर के कारण प्यार से बचते रहेंगे तो कभी भी उसका असली अनुभव नहीं कर पाएंगे। सच्चा प्यार पाने के लिए साहस चाहिए। साहस अपने आप को पूरी तरह समर्पित करने का, साहस अपनी सीमाओं से बाहर निकलने का, और साहस इस बात का कि शायद हमें चोट लगे लेकिन फिर भी हम प्यार करते रहे। फ्रॉम यह भी मानते हैं कि इस अभ्यास को केवल रोमांटिक रिश्तों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। असली प्यार हर रिश्ते में प्रकट होता है, माता पिता और बच्चे के बीच, दोस्तों के बीच, इंसान और समाज के बीच। प्यार की कला तभी पूरी होती है जब हम उसे केवल व्यक्तिगत जीवन में नहीं बल्कि व्यापक स्तर पर अपनाते हैं। इस अध्याय का सार यह है कि प्यार कोई सहज उपहार नहीं है जो हमें बिना प्रयास मिल जाता हो। यह जीवन की सबसे बड़ी कला है और हर कला की तरह इसमें भी अनुशासन, एकाग्रता, धैर्य, आस्था और साहस की जरूरत होती है। जो इंसान इन गुणों को अपने जीवन में उतार लेता है वही प्यार को गहराई और सच्चाई से अनुभव कर पाता है। चैप्टर 6, प्यार और उसका अस्तित्व। एरिक फ्रॉम इस अंतिम अध्याय में प्यार को सिर्फ रिश्तों का एक पहलू नहीं मानते, बल्कि उसे मनुष्य के अस्तित्व का केंद्र बताते हैं। ऐसा केंद्र जो हमारी आत्म परिभाषा, हमारी दुनिया दृष्टि और हमारी जिंदगी का अर्थ ही बनाता है। फ्रॉम की नजर में प्यार कोई क्षणिक भावना या सामाजिक रिवाज नहीं है। यह एक ऑन्टोलॉजिकल, अस्तित्वगत स्थिति है। यानी जिस तरह हम दुनिया को देखते हैं, दूसरों से जुड़ते हैं और अपने जीवन का मूल्य समझते हैं, उसी का आधार प्यार होता है। फ्रॉम सबसे पहले यह झलक दिखाते हैं कि आधुनिक मनुष्य की प्रमुख पीड़ा विच्छेद, सेपरेटनेस है। हम जन्म से ही दूसरों से अलग थलग होते हैं। हमारा अस्तित्व अंतर्मुखी और अकेला महसूस होता है। यही अलगाव जीवन का मूल प्रश्न बन जाता है। कौन मैं हूं और मैं किसके लिए हूं? फ्रॉम कहते हैं कि प्यार वही ताकत है जो इस अलगाव का जवाब देती है। प्यार में व्यक्ति अकेलेपन का सामना नहीं हटाता, बल्कि उसे पार कर जाता है। दूसरे के साथ वास्तविक संबंध बनाकर अपनी अलग सी आत्मा को दूसरे के साथ जोड़ देता है। इस तरह प्यार अस्तित्व को अर्थ और दिशा देता है। अस्तित्वगत प्यार की एक बड़ी खासियत यह है कि यह एकता और स्वतंत्रता का समन्वय करता है। फ्रॉम विरोधाभासी रूप से बताते हैं कि सच्चा प्यार किसी को अपने में समा लेने की प्रक्रिया नहीं है। यह दूसरे की स्वतंत्रता को पहचानते हुए उसके साथ जुड़ने का नाम है। अर्थात प्यार में दो चीजें साथ साथ चलती हैं, बांधने की चाह नहीं बल्कि बांटने की क्षमता, आत्मरक्षा नहीं बल्कि आत्म उपहार। इस समन्वय को फ्रॉम कई बार आत्मिक संबद्धता कहते हैं, जहां प्रत्येक व्यक्ति अपनी पहचान बनाए रखता है पर फिर भी संबंध के माध्यम से नए अर्थ और नई ऊर्जा पाता है। फ्रॉम आगे कहते हैं कि प्यार का अस्तित्वगत पहलू व्यक्ति को उत्पादक, प्रोडक्टिव बनाता है। यहां उत्पादकता का अर्थ सिर्फ काम या आर्थिक क्रिया नहीं बल्कि जीवन को रचनात्मक रूप से जीना है। बच्चों को जन्म देना, कला बनाना, समाज में परिवर्तन लाना, दूसरों की भलाई के लिए काम करना। सच्चा प्यार जीवन को बढ़ावा देता है। वह उदासीनता, नष्ट करने की प्रवृत्ति या आत्म केंद्रितता को पीछे छोड़कर जीवन संवर्धन की दिशा में प्रेरित करता है। इस दृष्टि से प्यार केवल निजी सुख का स्रोत नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी का भी आधार है। फ्रॉम एग्जिस्टेंशियल दृष्टि से प्यार को विनम्रता, ज्ञान, सम्मान और देखभाल के साथ जोड़ते हैं। ये गुण न सिर्फ किसी रिश्ते को टिकाऊ बनाते हैं बल्कि व्यक्ति के अस्तित्व को समृद्ध करते हैं। विनम्रता बताती है कि मैं हर किसी की कद्र करता हूं। ज्ञान बताता है कि मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा हूं। सम्मान यह सुनिश्चित करता है कि तुम्हारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनी रहे और देखभाल यह याद दिलाती है कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए प्रतिबद्ध हूं। जब ये गुण हमारे अस्तित्व का हिस्सा बनते हैं तब हमारा जीवन प्रेम प्रधान बन जाता है। यानी हमारे कर्म, हमारी सोच और हमारी प्राथमिकताएं
प्रेम के अनुरूप आकार लेती हैं। अध्याय में फ्रॉम प्यार और मृत्यु के साथ व्यवहार पर भी गहरा विचार रखते हैं। मृत्यु का भय अक्सर इंसान को अलग थलग और आत्मकेंद्रित बनाता है। मनुष्य चाहता है कि कुछ ऐसा रहे जो उसकी मृत्यु के बाद भी मौजूद रहे। फ्रॉम का तर्क है कि प्यार यही अमरता देता है। किसी के प्रति गहरा प्रेम, किसी रचनात्मक काम के माध्यम से जीवन को आगे बढ़ाना या दूसरों के साथ ऐसे रिश्ते बनाना जिनकी गूंज हमें मृत्यु के बाद भी महसूस होती है। इन सब से मनुष्य अपने अस्तित्व में स्थायित्व महसूस करता है। इस अर्थ में प्यार केवल भावनात्मक नहीं बल्कि अस्तित्वगत सुरक्षा भी देता है। फ्रॉम यह भी स्पष्ट करते हैं कि प्यार का अस्तित्वगत रूप तभी पनपता है जब व्यक्ति में स्वतः ज्ञान, सेल्फ नॉलेज और आत्मपात्रता, कैपेसिटी टू बी अलोन विकसित हो। यहां अकेले होने की क्षमता का तात्पर्य अकेलेपन से छुटकारा नहीं बल्कि अकेले रहते हुए भी अपना अस्तित्व समझ पाने की शक्ति है। जो व्यक्ति खुद के साथ सहज है, जो अपनी आंतरिक दुनिया को जानता है, वही दूसरे के साथ गहरा और स्वस्थ संबंध बना सकता है। अन्यथा व्यक्ति अपने खालीपन को किसी रिश्ते में भरने की कोशिश करेगा और वह रिश्ता निर्भरता या स्वामित्व में बदल जाएगा। इसके अतिरिक्त फ्रॉम ने प्यार के सामाजिक राजनीतिक पहलू पर भी जोर दिया है। कहा गया है कि जब प्यार को सामाजिक सिद्धांत बनाया जाता है तो वह उत्पीड़न, सत्ता केंद्रित रिश्तों और बाजार उन्मुख सोच के विरुद्ध खड़ा होता है। दोस्तों, आपने इस किताब की गहराइयों में डूबते हुए जाना कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक कला है, एक ऐसा हुनर जिसे हर इंसान अपने जीवन में सीख सकता है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि प्यार केवल पाने का नाम नहीं है बल्कि देने की, समझने की और अपनाने की ताकत है। हमने सीखा कि प्यार आत्मा की गहराई से जुड़ा एक अनुभव है जो रिश्तों को मजबूती देता है और इंसान को इंसान से जोड़ता है। चाहे वो परिवार का रिश्ता हो, दोस्ती का बंधन हो या जीवन साथी का साथ हो। प्यार का असली स्वरूप तभी सामने आता है जब हम उसे सजगता से, ईमानदारी से और निरंतरता से निभाते हैं। इस यात्रा को यहीं विराम नहीं देना चाहिए। असल मायने में जब हम इन विचारों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारते हैं तभी किताब की असली ताकत सामने आती है। क्योंकि पढ़ना एक हिस्सा है, समझना दूसरा हिस्सा है और जीना सबसे बड़ा हिस्सा है। अब इस किताब के समापन के साथ मैं आपसे एक अपनापन भरी बात करना चाहता हूं। आप चाहे बड़े शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी जी रहे हों जहां हर पल ट्रैफिक और काम का शोर आपको घेरे रहता है, या फिर किसी छोटे कस्बे या गांव में रहते हों जहां शाम ढलते ही चौपाल पर बैठकर बातें होती हैं और लोग आपस में जुड़ते हैं। प्यार की जरूरत हर जगह एक सी है। शहर की भीड़ में भी एक दिल को सहारा चाहिए और गांव की सादगी में भी एक दिल को समझने वाला साथी चाहिए। यही वजह है कि यह चैनल हिंदी ऑडियो बुक आपके और मेरे जैसे हर इंसान के लिए है। ये चैनल सिर्फ किताबों के शब्दों को आवाज नहीं देता बल्कि उन शब्दों के पीछे छिपे एहसासों को भी आपके दिल तक पहुंचाता है। जब आप खेतों में काम करते हुए, बस या मेट्रो की सीट पर सफर करते हुए या रात को बिस्तर पर लेटे हुए हमारी आवाज सुनते हैं तो किताब आपके अपने जीवन का हिस्सा बन जाती है। हम चाहते हैं कि यह चैनल सिर्फ ज्ञान देने का माध्यम न रहे बल्कि आपके दिल की धड़कनों से जुड़ने वाला साथी बने। तो दोस्तों, अगर आपको ये किताब और इसकी कहानी अच्छी लगी हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले समय में हम और भी गहराई भरी किताबें आपके सामने लेकर आएंगे। हमारी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि चाहे आप गांव के खुले आसमान के नीचे हों या शहर की ऊंची इमारतों के बीच, हमारी आवाज और इन किताबों की कहानियां आपके दिल में गूंजती रहें। क्योंकि किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, वो जीवन को जीने का नजरिया बदलने के लिए होती हैं और यही नजरिया हम आप तक अपने इस चैनल हिंदी ऑडियो बुक के जरिए पहुंचाते रहेंगे।